नमस्कार दोस्तों, रविवार का दिन है। उम्मीद करता हूं कि सुबह की चाय आपकी अभी चल रही होगी या पूरी हो गई होगी। आपको याद होगा, मैंने कल का जब एपिसोड पूरा हो रहा था तब मैंने आपको मेरी जो किताब है अ टेल ऑफ डॉट्स डैशेस एंड कर्व्स, उसमें से एक थॉट छोड़ा था आपके पास कि अगर मल्टीपल डॉट्स या फुल स्टॉप्स हों तो कंटिन्यूएशन लगता है एक सेंटेंस का। तो अगर एक डॉट एक फुल स्टॉप एंड ऑफ द सेंटेंस है तो मल्टीपल डॉट्स कंटिन्यूएशन कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बताता हूं, ये मेरा थॉट है। मैं जब अब लिखता हूं कभी बैठ करके, और मान लीजिए मैंने शब्द लिखा इंटीमेट, आई के ऊपर एक डॉट लगता है, तो मैं डॉट नहीं बनाता, मैं एक सर्कल बनाता हूं। मैं आपको बताता हूं क्यों शायद ये मेरे जहन में आया है। दो लोगों को एक लेक, एक तालाब जो कि बिल्कुल स्थिर है, उसमें दो लोगों को पानी में नीचे भेजा जाता है। एक ने मास्क विद ऑक्सीजन पहन के रखा है और एक के पास कुछ नहीं है। दोनों लोग पानी के अंदर जाते हैं, ट्रांसपेरेंट पानी है, और आप देख पाएंगे कि जिसने मास्क पहना है वो कंटिन्यूएशन बबल्स छोड़ता रहता है। इवन जो बिना मास्क के भी गया है, जब तक उसके अंदर वायु है, प्राण है, तब तक वो भी बबल्स छोड़ता रहता है। फर्क कहाँ है जानते हैं दोस्तों? जिसने मास्क नहीं पहना है उसके शरीर से जो आखिरी चीज निकलती है वो एक बबल होता है, राउंड लाइक अ डॉट, लाइक अ फुल स्टॉप, एंड ऑफ लाइफ। और जिसने मास्क पहन के रखा है वो भी बबल्स छोड़ रहा है। हर एक बबल एक डॉट, एक फुल स्टॉप की तरह है, डिपिक्टिंग कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, सिमिलर टू कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस। थिंक अबाउट इट। अगर मैंने कहीं कुछ ज्यादा फिलॉसफी कर दी हो तो मुझे माफ करिएगा। आज का जो हमारा ये 47वां एपिसोड है, जो कि आपके बीच आपका ये मित्र डॉक्टर अजय भट्टाचार्य लेकर के आया है, उसमें हम सबसे पहले गिरिजेश व्यास जी को आमंत्रण देंगे। गिरिजेश जी महाकवि भास द्वारा लिखित और मेरे बाबा द्वारा ट्रांसक्रिएटेड उरुभंगम आपके बीच लेकर के आएंगे। निवेदिता वर्मा जी, मेरी छोटी बहन, वो आपके बीच अशोक भौमिक जी की जो कहानी श्रृंखला है उसको आगे लेकर के बढ़ाएंगी, और निरंजन श्रोत्री जी अपने युवा कवि को आपके बीच लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रण देता हूं हरदीप दायले जी को कि वो आए और आज का 47वां एपिसोड इसकी शुरुआत करें। हरदीप दायले। समावर्तन के प्यारे दर्शकों का मैं हरदीप दायले भास नाट्य पाठ में एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उरुभंग नाटक की शुरुआत से पहले मैंने कहा था कि ये मेरा मनपसंद नाटक है। श्री गिरिजेश व्यास जी इस पाठ को कर रहे हैं और मेरे अंदर का कलाकार कह रहा है कि मैं भी एक संवाद तो बोल ही सकता हूँ, यदि सर की आज्ञा हो तो। जन्मांध में नहीं जानता कैसे करता है कोई अपने हाथों में शस्त्र लेकर अपने ही जैसे मनुष्यों पर भीषण प्रहार, और उनमें से एक मर जाता है और दूसरा हो जाता है घायल और करता है प्रतीक्षा मृत्यु की। युद्ध में कौन जीतता है गांधारी? तो लीजिए, अब उरुभंग नाटक के अंतिम भाग के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री गिरिजेश व्यास जी को। नमस्कार। समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के सभी कला संपन्न श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
उरुभंगम का नाट्यालेख वाचन चल रहा है। पिछले 3 अंकों में पिछले तीसरे अंक में जब हम रुके थे तब दुर्जय, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, गांधारी सभी उपस्थित थे। पिछला दुर्जय का डायलॉग जो मैंने पिछले अंक में बोला था वहीं से मैं शुरुआत करूंगा। दुर्जय छोटा बच्चा, निश्चल, उसे मालूम नहीं युद्ध क्या होता है, वीर किसे कहते हैं, पीठ दिखाना क्या होता है, कायरता क्या होती है। दुर्जय, युद्ध भयानक होता है, युद्ध अंधा होता है, क्योंकि युद्ध के पास मन नहीं होता है। दुर्योधन, मेरे लाल, तुमने कैसे जाना ये सच? दादी माँ ने बतलाया है। दुर्योधन, माता मुझको क्यों नहीं बतलाया ये सत्य? धृतराष्ट्र, समझाया था लाल, किंतु तुम्हारे मन की आंखें बंद थीं दुर्योधन। दुर्योधन, कितना अच्छा हुआ, आज अंतिम समय मेरी सारी आंखें खुल गई हैं और मैं देख रहा हूं सब कुछ। अंतिम बार जो विलीन हो जाएगा अंतिम अंधकार में, और इन खुली आंखों से मां मैं तेरे चरणों को देख रहा हूं और तुम्हारे चरणों को छू कर कहता हूं मां, यदि मैंने कुछ पुण्य किया हो तो दूसरे जन्म में तुम ही मेरी मां बनो। गांधारी, मेरे लिए तू कभी मरेगा नहीं पुत्र, दुर्जय बनकर तू पहले से ही मेरे पास आ गया है। दुर्योधन, दुर्जय बेटे, ध्यान से मेरी बात सुनो। पांडव तुम्हारे पिता समान हैं, उनकी सेवा करना, माता कुंती की आज्ञा मानना, अभिमन्यु की माता और द्रौपदी दोनों का मां जैसा सत्कार करना। बलराम, बैर अब पछतावा बन गया है। धृतराष्ट्र, कौन? भगवान हलायुध? हाँ धृतराष्ट्र, मैं ही अभागा साक्षी हूं इस छल युद्ध का, जिसमें भीम ने मारा है दुर्योधन को छल से। गांधारी, भगवान हलायुध, ये शोक व्यर्थ है, बार बार दोहराती हूं, दुर्योधन मारा गया छल से या बल से, क्या कोई अंतर पड़ता है? बलराम, अंतर पड़ता है गांधारी, युद्ध में मर्यादा सर्वोपरि होती है। गांधारी, ये झूठ है। धृतराष्ट्र, धैर्य धरो गांधारी, धैर्य, वाणी में संयम रखो। भगवान हलायुध से बातें करने में मर्यादा सर्वोपरि है। नहीं स्वामी, भगवान हलायुध के लिए मर्यादा नहीं, हल की नृशंस तीखी नोक सर्वोपरि है, जिससे वे छेद सकते हैं किसी भी तथाकथित शत्रु के हृदय को एक निमिष में। क्षमा करें भगवान, युद्ध में मर्यादा सर्वोपरि नहीं होती, युद्ध में सर्वोपरि होती है मौत। नेपथ्य में अश्वत्थामा का स्वर गूंजता है। युद्ध, केवल युद्ध, जिस युद्ध में प्रवेश किया था वो अश्वमेध आज शून्य से भर गया है। उस सूनी स्थली में आज मैं एक बार फिर प्रवेश कर रहा हूं। अश्वत्थामा का प्रवेश होता है। वाह वाह राजाओं वाह, तुम सब एक साथ अंतर्ध्यान हो गए। कहां गए वे सजे हुए हाथी, जिनकी पीठ पर कसे हुए सिंहासन पर अस्त्रों शस्त्रों से लदे फदे वीर पुरुष राजे महाराजे विराजमान थे? कहां गए तीव्र वेग वाले घोड़े वाले रथ और युवा रथारोही, जो धनुष की प्रत्यंचा ताने सारथी के कानों में महावेग का मंत्र फूंकते शत्रु दल पर कूद पड़े थे? मैं गुरु के तर्पण कर्म में उधर व्यस्त था और इधर शेष बचे हैं मरे हाथियों के हुजूम, ठटरी बने घोड़ों की कतारें और सैनिकों राजाओं की अनगिनत लाशें, जिनके शरीर पर कुत्ते सियार और गिद्ध लगे हैं। युद्ध भूमि बड़ी समान धर्मी है, जहां मामूली सैनिक और भारी भरकम महान राजे महाराजे सब साथ पड़े रहते हैं। मिथ्या है यह युद्ध भूमि,
मिथ्या है ये युद्ध भूमि जिस पर क्षण भंगुर मनुष्य और उसके प्रिय स्वामी भक्त पशु, अस्त्र शस्त्र गाड़ी मसनद सब पड़े हैं, क्योंकि इनका विनाश हो गया है। सत्य है, चिरंतन है, ये कुत्ते सियार और गिद्ध जो इन्हें चीर चीर कर खा रहे हैं। अरे कोई बताए तो सही, कहां गए वे दानवीर इतिहास पुरुष कर्ण, जिसने अर्जुन के विनाश की प्रतिज्ञा ली थी। बेचारा विफल शिथिल शस्त्रों का स्वामी सूत पुत्र रथ के पहिए में उलझा मारा गया। और कहां है समर समुद्र के पारंगत कुरुराज दुर्योधन, जिनके सम्मुख 11 सेनाओं के रथ हाथी सेनापति राजा जो धनुष लेकर हाथ जोड़े आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े रहते थे, और जिसके योद्धा थे परशुराम के बाणों से विद्ध कवच वाले भीष्म और मेरे पिता। मैं नहीं हूं छल से मारा गया पराजित दुर्योधन, युद्ध भूमि में शस्त्र उठाकर आज अकेला खड़ा हूं। मैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। है कोई श्मशान सी इस युद्ध भूमि में जो मेरी पुकार सुनता है? दुर्योधन, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, मैं मरा नहीं हूं, अब भी जीवित हूं। तुम्हारी निराशा और आक्रोश के और भी साक्षी हैं यहां, किंतु क्या लाभ? अश्वत्थामा, कुरुराज प्रतिशोध चाहिए मुझे। दुर्योधन, प्रतिशोध मिथ्या है, भ्रम है। अश्वत्थामा, प्रतिशोध मेरी एकमात्र उपलब्धि है और मेरा निश्चय अटल है। गरुड़ की पीठ पर आसीन चतुर्भुज विष्णु भी यदि अपना धनुष और चक्र उठाकर युद्ध के लिए सम्मुख होंगे तो उनको भी पांडवों के साथ अपने शस्त्र जाल में फंसाकर तहस नहस कर दूंगा। दुर्योधन, क्रोध शांत हो गुरुपुत्र। क्या युद्ध की इतनी भीषण विभीषिका भी तुम्हारे लिए यथेष्ट नहीं? शूरवीर राजाओं का विशाल समूह तिनके सा हवा में समा गया। दानवीर कर्ण, शांतनु पुत्र भीष्म तिरोहित हो गए। मेरे 100 भाई समा गए युद्ध की रक्त रंजित मिट्टी में, और मैं अंतिम सांसें लेता हूं, टूटे ठूंठ सा पड़ा हूं। क्या तुम्हारी युद्ध की लालसा इन सब को वापस ला सकेगी? अश्वत्थामा, ये मैं क्या सुनता हूं गुरुराज? कहां गया तुम्हारा पर्वत सा ऊंचा राज सुलभ दर्प जिस पर हम सबको गर्व था? क्या भीम ने गदा प्रहार से तुम्हारी जांघों के साथ साथ तुम्हारे स्वाभिमान को भी हर लिया? आश्चर्य। दुर्योधन, जो कुछ तुम सुनते हो गुरुपुत्र सही है, लेकिन दर्प एक छलना था जिसके पीछे मिथ्या ही भटका मैं। सत्य है ये मेरा स्वाभिमान, जिसके माध्यम से मैंने स्वीकारा है ये दंड। मैंने क्या क्या नहीं किया था उनके विरुद्ध, जिसकी स्मृति मात्र से शीश मेरा बार बार नीचे झुक जाता है। जुए में जीतकर जब हमने द्रौपदी के केश पकड़ खींचे थे, चक्रव्यूह में फंसाकर घेर कर हम सब ने जब बालक अभिमन्यु को मारा था, जुए के बहाने जीतकर जब हमने पांडवों को ठोकर खाने वन प्रांतर भेज दिया था, अच्छा हुआ जो बदले में पांडवों ने मेरा दर्प हर लिया। अश्वत्थामा, बहुत देर हो चुकी है गुरुराज, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं। तुम्हारी अपनी और वीर पुरुषों की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं निशा समर रचकर पांडवों को युद्ध में जला डालूंगा। बलराम, अश्वत्थामा ने जो कहा वो होकर रहेगा। सुनो धृतराष्ट्र, सुनो गांधारी, मेरे हल की नृशंस तीखी नोक जो खेतों के लिए समर्पित आज से कैसे रोकेगी उद्वत अश्वत्थामा को युद्ध मार्ग से? दुर्योधन, उसे दुर्जय रोकेगा, यदि आज नहीं तो आगामी कल। अश्वत्थामा, दुर्जय इधर आ। ये राज्य जिसे तेरे पिता ने बाहुबल से अर्जित किया है, उस राज्य का बिना अभिषेक से ही
आज तू ब्राह्मण के वचनों से राजा बनेगा। दुर्योधन, लेकिन भूलना नहीं दुर्जय, भूलना नहीं दुर्जय, युद्ध भयानक होता है। दुर्जय, युद्ध अंधा होता है क्योंकि युद्ध के पास मन नहीं होता है। बलराम, युद्ध नहीं होगा, अब इस धरती पर युद्ध नहीं होगा। संवेद स्वरों में सब कह उठते हैं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, इस धरती पर अब युद्ध नहीं होगा, इस धरती पर अब युद्ध नहीं होगा, इस धरती पर अब युद्ध नहीं होगा। आइए निवेदिता वर्मा जी, अब आपकी बारी है। आइए और अशोक भौमिकदा की जो कहानी श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाइए। डॉक्टर निवेदिता वर्मा। नमस्कार, मैं निवेदिता वर्मा आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। मशहूर चित्रकार कहानीकार अशोक भौमिक जी की कहानी लॉटरी का दूसरा और अंतिम भाग लेकर। कल जिन प्रश्नों को लॉटरी में छोड़ा था, आज लॉटरी उन्हीं प्रश्नों के उत्तर के साथ सुनेंगे। प्रदीप ने कुछ सोचते हुए हम सब के लिए एक नया सवाल उछाल दिया था। 1 रुपये वाली गड्डी में कुछ 100 नोट होते हैं, गड्डी की मोटाई यानी थिकनेस क्या होगी? नरेंद्र बोला, लगभग 1 सेंटीमीटर। और बस के फर्श से छत तक कितने सेंटीमीटर होंगे? प्रदीप का दूसरा सवाल था यह। 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर। तो फर्श से नोटों की गड्डियों को अगर एक के ऊपर एक रखा जाएगा तो कितनी गड्डियां होंगी? हम सभी हिसाब लगाने में जुटे हुए थे कि नरेंद्र ने तपाक से कहा, 200 गड्डियां यानी 10 लाख की रकम में से 20,000। इतना कहकर प्रदीप ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई साहब, मैं गलत बोल रहा हूँ? इसके बाद जो हुआ उसके लिए हम में से कोई भी, या यूं कहिए पूरे बस में कोई तैयार नहीं था। वह आदमी अपनी जगह से यकायक उठ खड़ा हुआ और हम सब की तरफ हाथ जोड़कर कहने लगे, बस कीजिए भाई साहब, बस कीजिए, मेरा सर फट जाएगा, अब और इस बात को मत कीजिए, मैं मर जाऊंगा। उस आदमी ने दोनों हाथ से अपना चेहरा ढांप लिया और रो रहा था। बस में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बस में हालांकि ज्यादातर यात्री मैं कंडक्टर के सो रहे थे। हमसे क्या गलती हुई यह समझ नहीं आया। फिर भी मैं अपनी सीट से उठकर उस आदमी के बगल में बैठकर उसके कंधे पर हल्के से अपना हाथ रखा। वह आदमी भपक कर रो पड़ा। आई एम सॉरी बेटे, आप लोग तो अपने आनंद कर रहे थे, मैंने माहौल बिगाड़ दिया, मैं माफी मांगता हूँ आप सबसे। दोनों हाथ जोड़कर वह आदमी झुककर बोला और कुछ देर तक यूं ही झुका रहा और रो रहा था। हम सब खामोश मूर्तिवत बैठे हुए थे। बस के अंदर खामोशी थी। खिड़की के बाहर जुगनुओं का जुलूस हमारे साथ अंधेरे के इस सफर को तय कर रहा था। बहुत कोशिशों के बाद पंडित दीनानाथ त्रिपाठी को रानीगंज के प्राइमरी स्कूल में नौकरी मिली थी। तब वे 25 साल के थे। जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर से कुछ दूर दूबपुर गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण के घर पैदा हुए थे। दीनानाथ जी रानीगंज स्कूल में नौकरी मिलने के बाद गांव की अपनी बालिशत भर की जमीन बेचकर उन्होंने रानीगंज में स्कूल के पास एक टुकड़ा जमीन ले ली थी। बस उस जमीन पर पंडित जी ने अपना घर बनाया और बसाया था। पंडिताइनी की गोद में पहले लक्ष्मी और फिर सरस्वती आई थी। पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर दीनानाथ पंडित को 2 वक्त की रोटी की चिंता कभी नहीं हुई। शाम को अपने आंगन में बच्चों को गणित पढ़ाते थे। कोई पैसा दे देता था, कोई फोकट में पड़ जाता था। शादी, जनेऊ, मुंडन कराकर, कथा बांचकर कुछ ऊपरी कमाई भी हो जाती थी। पंडित दीनानाथ त्रिपाठी के बालों ने सफेदी पकड़ ली थी तो उन्हें बेटियों की शादी की चिंता ने भी आ घेरा। पर पंडिताइनी को चिंता ज्यादा नहीं करनी पड़ी। बस 10-15 दिनों की बीमारी में ही वह दोनों बेटियों को पंडित जी के जिम्मे छोड़ शमशान के रास्ते उस पार चली गई। पंडित गणित के त्रिपाठी माँ साहब के लिए इस गणित के सभी सवाल अबूझ थे।
उन्होंने कभी सोचा भी न था कि बिना माँ की दोनों बेटियों को नैया कैसे पार लगाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार की कोई नई नीति के तहत रानीगंज में नए हाई स्कूल भवन की घोषणा के बाद न जाने क्यों पंडित दीनानाथ त्रिपाठी की तनख्वाह रुक गई। नौकरी की तनख्वाह पर ही दीनानाथ की गृहस्थी टिकी हुई थी। तनख्वाह रुकी तो गृहस्थी पटरी से उतरने लगी। शुरू में किसी से उधार मांगकर जस का तस चला रहे थे, पर बाद में लोगों ने उन्हें उधार देना भी बंद कर दिया। 50 रुपए का उधार मांगा तो अगले दिन 5 का नोट थमाकर हाथ जोड़कर बोला, रख ले महाराज, इसे वापस करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी बड़ी मुश्किल से रानीगंज के सहकारी बैंक में अस्थायी हेल्पर की नौकरी में लग गई। दिन भर स्टाफ को चाय पानी पिलाना, फाइलों को इस मेज से उस मेज तक पहुंचाना, बैंक के बंद होने के बाद डाक तैयार करना, ये सब काम कर लक्ष्मी जो कुछ कमाती थी उससे बस दीनानाथ के चौके के चूल्हे की आंच बनी हुई थी। पर रानीगंज के घर चौपालों में बामन की बेटी लक्ष्मी की पहले धर्म और फिर चरित्र नाश की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। त्रिपाठी माँ साहब लोगों से नजर चुराने लगे। सरस्वती बहुत चाहती थी कि वह भी कोई काम में लग जाए, पर पंडित दीनानाथ लक्ष्मी सरस्वती की खूबसूरती के चलते उसे घर के बाहर नहीं भेज सके। बेटी की कमाई से कब तक घर पे हाथ धरे बैठे रहा जा सकता था। सो दीनानाथ ने लखनऊ दरबार का रुख किया। लगभग हर हफ्ते चांदपुर लखनऊ रात्रि सेवा वाली बस में वे दिखने लगे। नेताजी, मंत्री जी, सचिव, सह सचिव से लेकर शिक्षा विभाग का किरानी कुल चपरासी और विभाग के बाहर चाय समोसे वाले उन्हें दिलासा दिलाते रहे, पर साल गुजर जाने के बाद भी उन्हें अपना पैसा नहीं मिल सका। हार कर लखनऊ हाई कोर्ट के एक वकील ने की शरण में गए तो पता चला केस कुछ ज्यादा ही पेचीदा है। आप तो रिटायरमेंट के नगीज पहुंच गए, अब तो पेंशन और एरियर दोनों का अलग अलग केस बनता है। रानीगंज स्कूल के गणित के मास्टर दीनानाथ धीरे धीरे दीन में बदल गए। हर रोज अपनी दोनों बेटियों को एक दिन और बड़ा होते देखना उन्हें पागल सा बना दिया था। उस रात भी अपने फाइल पत्रों को गठिया कर लखनऊ दरबार में हाजिरी देने जाते हुए वे चांदपुर लखनऊ रात्रि सेवा वाली बस में सवार हुए थे, जिस बस में हम 5 सभी सपनों का मजाक उड़ा रहे थे तो कभी उसे फुटबॉल बनाकर लतिया रहे थे। पर पंडित दीनानाथ के पास सपनों के अलावा कुछ भी तो नहीं था। एक दिन पेंशन जरूर मिलेगी, एक दिन वेतन का बकाया भी मिलेगा, एक दिन लक्ष्मी सरस्वती की शादी भी होगी और एक दिन दीनानाथ पंडिताइनी से मिलने उस पार भी चलेंगे। इतने सारे सपने तले जीते मरते गणित के मासा पंडित दीनानाथ को उस दिन हमारे लफूट और आवारा सपनों ने अनजाने में ही चुनौती दे दी थी शायद। मेरा हाथ थामकर उन्होंने कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, हारते हारते अब ऐसी जगह आ गया हूँ कि बस। वाक्य अपना पूरा कर नहीं पाए थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा था। रात के ख़त्म होने के बहुत पहले ही जुगनुओं का जुलूस कहीं गुम हो चुका था। उस रात के हम 5 दोस्तों में शायद मैं ही हूँ जिसे दीनानाथ पंडित का नाम याद रह गया, पर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हम में से कोई भी उस घटना को भूला नहीं होगा। हाँ, नरेंद्र सेठ ने उस रात के बाद फिर कभी लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। नमस्कार। निरंजन भाई, मैं ये सोच रहा था कि जिंदगी में इंसान अलग अलग तरीके के अचीवमेंट्स करता है जिससे उसको एक संतुष्टि मिलती होगी। आपका जो ये अचीवमेंट है, जिस तरह से आपने युवा कवियों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, ये काबिल तारीफ है निरंजन भाई। मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं और आज कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं जानता कि ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति हो जिसने इतने युवा कवियों को मंच दिया हो, प्लेटफॉर्म दिया हो, मौका दिया हो। आज बताइए निरंजन भाई, किस युवा कवि को हमारे बीच लेकर के आ रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं आपका। श्री निरंजन श्रोत्री जी। नमस्कार दोस्तों।
आइए आज सुनते हैं आत्मा रंजन की कविताएं। शिमला के किसान परिवार में जन्मे आत्मा रंजन की कविताओं को हमने अगस्त 2014 के रेखांकित में प्रकाशित किया था। पगडंडियां गवाह हैं एक बहुत महत्वपूर्ण कविता संग्रह अंतिका प्रकाशन से आया है आत्मा रंजन का, और काफ़ी चर्चित हुआ है। कई सम्मान और पुरस्कारों से समादृत किया गया है आत्मा रंजन को, जिसमें महत्वपूर्ण है युवा शिखर साहित्य सम्मान, सूत्र सम्मान, सृजन लोक युवा कविता सम्मान, ओकार्ड इंडिया साहित्य सृजन, नवल प्रयास साहित्य भूषण और कल्पतरु सम्मान। आत्मरंजन की कविताओं का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। यदि आत्मरंजन की कविताओं को देखें तो ये हमें उस लोक में ले जाती हैं जहाँ जीवन, प्रकृति, मनुष्य, रिश्तों और विभिन्न प्रकार के विरोधाभासों का एक अजीब सा कोलाज यहाँ मिलता है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आत्मरंजन की कविताएं। नमस्कार मित्रों, मैं आत्मरंजन कुछ छोटी छोटी कविताओं के साथ आप सबके समक्ष। पहली कविता का शीर्षक है नहाते बच्चे। कि सिर्फ मां ही नहला सकती है बच्चों को इस तरह, कि सिर्फ मां ही नहला सकती है बच्चों को इस तरह, या फिर धूल या फिर धूप। कि सिर्फ मां ही नहला सकती है बच्चों को इस तरह, या फिर धूल या धूप। दूसरी कविता शीर्षक संभावनाएं। कि देखी ही जानी चाहिए हर संभव, देखी जाएंगी तभी बच पाएंगी संभावनाएं। देखी ही जानी चाहिए हर संभव, देखी जाएंगी तभी बच पाएंगी संभावनाएं। जैसे बीज के भीतर रहता है पेड़, अंडे के भीतर आकाश व्यापी उड़ान। कि जैसे बीज के भीतर रहता है पेड़, अंडे के भीतर आकाश व्यापी उड़ान। देखी जाएंगी तभी बच पाएंगी संभावनाएं। अगली कविता शीर्षक घर ही है। कि वो घर ही है जहां इतनी आग होती है लगातार जलती हुई। वो घर ही है जहां इतनी आग होती है लगातार जलती हुई, लगातार जलती हुई, और जलने की नहीं पकने की गंध आती है। वो घर ही है जहां इतनी आग होती है लगातार जलती हुई, और जलने की नहीं पकने की गंध आती है। अगली कविता का शीर्षक खिलौनों में। ताज्जुब कि बच्चों के खिलौनों में घुस आए हैं तीर, तलवार, बंदूकें, स्टेन गन, कितने ही हथियार। ताज्जुब कि बच्चों के खिलौनों में घुस आए हैं तीर, तलवार, बंदूकें, स्टेन गन, कितने ही हथियार। ताज्जुब इससे भी अधिक कि नहीं कोई औजार। ताज्जुब इससे भी अधिक कि नहीं कोई औजार। अब अगली कविता स्मार्ट लोग श्रृंखला में से एक कविता पढ़ रहा हूं। शीर्षक है स्मार्ट लोगों के पास है स्मार्ट भाषा। के युगों युगों से अर्जित, सदियों से सधी, मोहक और शक्तिशाली भाषा जमा है स्मार्ट लोगों के तरकश में। युगों युगों से अर्जित, सदियों से सधी, मोहक और शक्तिशाली भाषा जमा है स्मार्ट लोगों के तरकश में। स्मार्ट लोगों के पास है स्मार्ट भाषा। बोल रहे तो जैसे झर रहे फूल, कैसी सभ्य नफीस भाषा। शब्द शब्द घोलते शहद कि गदगद हो रहा माइक भी।
बोल रहे गरीबी पर तो जैसे शब्दों के सामने शर्मिंदा हो मुंह छिपाती फिर रही गरीबी। भ्रष्टाचार बेकारी की तो मानो आ ही गई शामत। जातिवाद सांप्रदायिकता उनके शब्दों के सामने क्रूरतम हथियार डाल भागने भागने को तैयार। जातिवाद सांप्रदायिकता उनके शब्दों के सामने क्रूरतम हथियार डाल भागने भागने को तैयार। ऐसी करिश्माई भाषा है उनके पास जो पूरी विश्वसनीयता के साथ क्रूरता की व्याख्या कर सकती है सिद्धांतवादिता की तरह। ऐसी करिश्माई भाषा है उनके पास जो पूरी विश्वसनीयता के साथ क्रूरता की व्याख्या कर सकती है सिद्धांतवादिता की तरह, हिंसा की आस्था या भक्ति की तरह, नृशंसता की वीरता की तरह कर सकती है व्याख्या, चालाकी की बुद्धिमता की तरह, हत्या की आत्महत्या की तरह कर सकती है व्याख्या, बलात्कार की प्रेम की तरह कर सकती है व्याख्या, बलात्कार की प्रेम की तरह। उनकी भाषा से ही निर्धारित हो रही सारी परिभाषाएं, उनकी भाषा से ही निर्धारित हो रही सारी परिभाषाएं भीतर की तमाम हिंसाओं पर शहद का मुलम्मा चढ़ाते निकल रहे एक एक शब्द और अंतिम पंक्तियां कि शब्द तो ब्रह्म है, शब्द तो ब्रह्म है, शब्दों में वे रच रहे हैं पृथ्वी पर स्वर्ग। शब्द तो ब्रह्म है, शब्दों में वे रच रहे हैं पृथ्वी पर स्वर्ग। और अंतिम छोटी सी कविता और शीर्षक है बहुत सुंदर। कि बहुत सुंदर एक औरत ने बहुत सुंदर दूसरी बच्ची को दिया है जन्म। बहुत सुंदर एक औरत ने बहुत सुंदर दूसरी बच्ची को दिया है जन्म और हो गई है बहुत उदास, गहन उदासी में डूबी। बहुत सुंदर इस पृथ्वी को अब कैसे कहूं मैं बहुत सुंदर। कि बहुत सुंदर एक औरत ने बहुत सुंदर दूसरी बच्ची को दिया है जन्म और हो गई है बहुत उदास, गहन उदासी में डूबी। बहुत सुंदर इस पृथ्वी को अब कैसे कहूं मैं बहुत सुंदर। धन्यवाद दोस्तों। आज का एपिसोड पूरा करूं उसके पहले एक थॉट फिर छोड़ के जाना चाहता हूं आपके बीच। ये सोचिएगा दोस्तों, मैं अपने बारे में ऐसा सोचता हूं कि अगर अजय भट्टाचार्य एक पंक्चुएशन मार्क होता, कोई भी पंक्चुएशन मार्क होता, और उसको यूज करने वाला, उसको जो लेकर के लिख रहा है वो एक प्रेमी होता, एक ब्यूरोक्रेट होता, एक एडवोकेट होता, एक बुजुर्ग होता, एक बच्चा जिसने पहली बार एक पेंसिल या एक कलम या एक चौक हाथ में लिया हो, इन सब परिस्थितियों में एज अ पंक्चुएशन मार्क मुझे जीवंत अजय भट्टाचार्य को कैसा महसूस होता, सोचिएगा। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जरूर। आज का एपिसोड, रविवार का एपिसोड यहां पूरा करता हूं। विनती आपसे, इत्तजा आपसे कि हमें अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, हम आपको नोटिफिकेशंस भेज सकेंगे। और अगर आप कुछ लिखना चाहें, आपके कमेंट्स भेजिए ना। हमारा पता जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com, ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। यूट्यूब पर और फेसबुक पे तो आप हमको मिल ही लेते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले सप्ताह शनिवार के दिन। आज के लिए नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ,
कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।